नमस्कार साथियों। न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई जो शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पे एक बहुत 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 खतरनाक, बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है इंडिया वर्सेस एनडीए की। एनडीए जीतेगा या इंडिया जीतेगा। आप देखिए विपक्ष ने कितनी बड़ी बाजी खेली है कि अपनी पूरे अलायंस का जो नाम है वो इंडिया रख दिया। अब कोई इंडिया के खिलाफ तो कम से कम नहीं हो सकता, कोई इंडिया के बारे में मजाक तो कम से कम नहीं कर सकता, कोई इंडिया को कम से कम बुरा तो नहीं कह सकता। उन्होंने इतनी बड़ी बाजी खेली है। अब जो बॉल है वो नरेंद्र मोदी के पाले में है। अब ये देखना है कि नरेंद्र मोदी क्या गेम खेलते हैं और इस चीज़ को भुना कैसे पाते हैं। इंडिया अगर उन्होंने नाम अपने अलायंस का रख दिया तो नरेंद्र मोदी क्या ऐसा पासा फेंकेंगे कि बाजी उनके पाले में आ जाए। ये और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इन चीज़ों में एक्सपर्ट है कि वो अपने खिलाफ की गई हर चीज़ को किस प्रकार से अपने पक्ष में कर लेते हैं। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, आप अंदाज़ा लगाइए नीतीश कुमार अपने आप को नरेंद्र मोदी से कंपेयर करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार करते हैं अपने आप को नरेंद्र मोदी से कंपेयर। उनका भी ऐसा मानना है कि वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, मतलब इतने सालों तक अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है और उनका मानना ऐसा है कि गुजरात में अगर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री इतने समय रहा वो प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। ये सोच ऐसी नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार इस पे आगे काम कर रहे हैं। आपको मैं अंदाजे से जो उनके मन में जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसा चाहते हैं कि उन्हें एनडीए का इंडिया का जो कन्वीनर बनाया जाए और इंडिया के कन्वीनर बनाने के बाद शायद उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया जाए, ऐसा उनका मानना है। तो ये उनका मानना ही चल रहा है, ये उनके मन की बातें चल रही हैं। ये सारी बात है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोचिए, अगर आप पिछला आपको याद हो तो आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के जो मुख्यमंत्री कार्यकाल की जो खबरें हुआ करती थी उस समय नरेंद्र मोदी को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता था और नीतीश कुमार को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है आज के समय में। तो ये सारे जो फ़र्क हैं शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री बना पाएंगे, उनकी पार्टी, उनका जो अलायंस है वो इस पे आगे काम कर पाएगा। तो देखना है और क्या होता है बताना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मैं असल में कहूँ तो मुश्किल नहीं है। गली में भी अगर आप खेलने वाले बच्चों से पूछें कि 2024 कौन जीतेगा तो बड़ा आसान है बताना, बच्चे भी बता देंगे। गली में लोग चौराहे पर, चौक पे जो चाचा होते हैं जो चाय की टपली पर बैठकर जो बातें करते हैं और अखबारों को पढ़ते हुए जो अपना ओपिनियन देते हैं, असल ओपिनियन वही होता है देश का। कि जो न्यूज़ चैनल्स पर ओपिनियन आते हैं वो नहीं, असल ओपिनियन वही होता है जो गली के चौराहों पर, नुक्कड़ों पर जो बातें हुआ करती हैं, चाय की टपली पर बातें होती है, पान के खोखे पर बातें, असल ओपिनियन वही होता है। वहाँ जो खड़े होकर बातें करते हैं कभी सुनिए उनको, 2 मिनट वैसे ही रुक जाइए, सुनिए उनको कि वो क्या कहते हैं और क्या ओपिनियन वो अपना देते हैं। तो ये सबको पता है कि 2024 में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जुगत लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है? हर एक को प्रधानमंत्री बनना है। जितने भी उनकी अलायंस में जितने पार्टियां हैं उस पार्टी के हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है। गिनती करके देख लीजिए, मेरे कहने पे मत जाइए, गिनती करके देखिए तो हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है, ये आपको समझ में आएगा। मैं अपनी दूसरी बात करूँगा। मैं पीछे मैंने वीडियो डाला संगम विहार को लेकर, संगम विहार की बहुत सारी समस्याओं को लेकर, पानी जो संगम विहार में सड़कों पर भर जाता है, गलियों में भर जाता है, उनको लेकर। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि संगम विहार के रहने वाले मेरे साथी, मेरे भाई, वो लोग जो यहाँ रहते हैं, शायद पार्टी लाइन की मजबूरी के कारण वो बोल नहीं पाते। जो विधायक के या पार्षदों के किए हुए काम हैं या कामचोरी उनकी की हुई है, जो टूटे फूटे काम उन्होंने जिस तरह से भी किए हैं, लोग जो झेल रहे हैं उस पर वो पार्टी लाइन के कारण नहीं बोल पाते हैं। उन्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं बोल पा रहा हूँ, मैं बता पा रहा हूँ जनता को, मैं सोशल मीडिया पर इस बात की आवाज़ उठा पा रहा हूँ कि कम से कम लोग बोले तो सही कि अगर काम नहीं हुआ है, सड़कों पर पानी भर जाता है, अगर 3 घंटे भी बारिश होती है और 3 घंटे भी पानी भरा रहता है गलियों में, सड़कों पे, तो ये नाकामी है। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं कि उस समय में नहीं होता है और आज होता है, आज आप बोल रहे हैं तब नहीं बोलते थे, ये कोई जवाब थोड़ा हुआ।
ये सरकारें इस उम्मीद से आई थी क्योंकि उन लोगों ने काम ठीक से नहीं किया, इसलिए आपको लेकर आए थे। अगर आप इस प्रकार की बात करें कि उनको नहीं बोला, इनको क्यों बोल रहे हो, तो ये कैसी सरकार? अगर ये सरकार को मैं चुन के लाया था तो क्या इस सरकार से मैं काम नहीं करवाऊँगा? अगर काम नहीं हुआ है तो क्या मैं नहीं बोलूँगा? और आप नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी लाइन की मजबूरी है, तो आपका काम भी मैं कर रहा हूँ, कम से कम मेरा विरोध तो ना करें। तो मेरा ये कहना है उन लोगों को जो लोग संगम विहार की मिस मैनेजमेंट को लेकर जब मैं आवाज़ उठाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, या जो भी लोग बोलते हैं, तो वो सब आ जाते हैं उनका विरोध करने के लिए। तो उनका विरोध ना करें, वो आप ही का काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। लेकिन आप इस मजबूरी में नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप विधायक के बहुत करीबी हैं, आप पार्षद के साथ वाली कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, तो इसलिए शायद आपको नहीं आपके मन से आवाज़ निकलती है, आपके मुँह से आवाज़ निकलती है। लेकिन आपका काम मैं कर रहा हूँ और वो लोग कर रहे हैं जो लोग वीडियो बनाकर अलग अलग मंचों के माध्यम से बोल पा रहे हैं, इन खामियों को उजागर कर पा रहे हैं। तो ये होते रहना चाहिए और आपको उनका साथ देना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता, मुझे नहीं पता कि कहाँ सोए हुए हैं, क्यों सोए हुए हैं, कब उठेंगे। ये बात जो मैं करने वाला हूँ, अगर मैं भाजपा का प्रवक्ता होता तो मुझे लात मार के भगा दिया जाता भाजपा से। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता, मुझे नहीं पता कहाँ सोए रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को दिल्ली में हराया था नगर निगम के चुनाव में, और एक अच्छी पटखनी दी थी भाजपा को, उस मुद्दे पर इनको एक बहुत बड़ा एक टॉपिक मिला था बोलने का कि दिल्ली की कूड़े की गाड़ियां गाजियाबाद में कैसे पकड़ी गई। अभी तक 2019 से लेकर आज तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है, 50 लाख मीट्रिक टन अभी बाकी है। केजरीवाल जो कहते हैं कि मैं कूड़ा खत्म कर दूंगा, वो गलत फहमी में उन्होंने अपना कूड़ा यूपी में भिजवाया है। पूरा जो 50 लाख मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है, उस 50 लाख मीट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल तक। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कूड़ा उठवा के और मिली भगत से ये गाजियाबाद में इन्होंने सारा कूड़ा अपना फेंका। सब लोग बता रहे थे कि बहुत खुश हैं लोग, वो देख रहे हैं कि बहुत जल्दी कूड़ा उनकी जिंदगी से चला जाएगा। वो कूड़े के पहाड़ को जैसे खत्म कर रहे हैं, वो दिख रहा है सब। 9 डंपर हमारे पास है, आके देखो। तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली का कूड़ा चोरी चुपके से गाजियाबाद में फेंक रहे थे? क्या यूपी को केजरीवाल ने डंपिंग यार्ड मान लिया? दिल्ली की कूड़े की गाड़ियां गाजियाबाद में क्या कर रही थी? आप वहां कूड़ा कचरा डंप करने के लिए क्यों जा रहे थे? दिल्ली का कचरा अगर खाली करना है, जो बड़े बड़े आपने कूड़े के पहाड़ की बात की थी, वो सारे कूड़े के पहाड़ क्या आप उत्तर प्रदेश में जाके, किसी और राज्य में जाके उनको ख़त्म करेंगे? इस प्रकार का काम कैसे है? भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, इस प्रकार का काम कैसे किया जा सकता है? भाजपा के कार्यकर्ता चुप क्यों थे, बोल क्यों नहीं पाए? इतना बड़ा उन्हें मुद्दा मिला था लेकिन वो बोल नहीं पाए। दिल्ली से एनसीडी की सत्ता गंवाई और उसके बाद इतना बड़ा मुद्दा उन्हें मिला और वो बोल नहीं पाए, ये दुखद है। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से सोचना चाहिए। ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये आपको बोलना, जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की सत्ता, चाहे वो एमसीडी की हो, चाहे वो दिल्ली विधानसभा की हो, आप लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चांदी की थाली में सजा के आम आदमी पार्टी के हाथों में दे दी, क्योंकि आप लोग कुछ कर नहीं पाए। आप लोग अपनी पार्टी को मजबूत कर नहीं पाए। अपनी पार्टी को मजबूत न कर पाना एक अलग बात है, और आप दूसरी पार्टी का विरोध नहीं कर पाए, आप उसको उसकी कामयाबी से रोक नहीं पाए, उसको सत्ता के रास्ते पर जाने से रोक नहीं पाए, ये आपकी दूसरी नाकामयाबी है। तो मुझे गालियाँ देने से पहले आप ये समझिएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, आपके पते की बात बोल रहा हूँ या नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा आपको मिला था, टॉपिक मिला था कि दिल्ली का कचरा ऐसे साफ़ होगा क्या कि दूसरे राज्यों में जाकर उसको डाल दिया जाए, डंप कर दिया जाए और दिल्ली का कचरा कम कर दिया जाए। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल बेशर्मी वाली बात है कि आप दिल्ली का कचरा ले आके किसी और राज्य में फेंके। किस कारण से हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये हुआ और उसके बाद आप लोग उस मुद्दे को भुना नहीं पाए। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ सोए हुए हैं, जहाँ सोए हैं सोते रहिए। अभी तो दिल्ली में 5 साल
नगर निगम में ये लोग रहेंगे और विधानसभा में भी अभी जो अपना पूरा टर्म है वो पूरा करेंगे। बहरहाल साथियों, मैं अपने उन दोस्तों से बात करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, जो लोग, जो मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई जो गुटखा खाते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अव्वल तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा गुटखा छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ पाते हैं, आपको लगता है कि नहीं छोड़ पाएंगे या दीपक दूसिया बेकार की बात कर रहा है, गुटखा क्यों छोड़े, बेकार की बातें हैं ये, तो अगर ऐसा है तो आप प्रतिदिन खाने के बाद अपने मुंह का जो साइज़ है उसको इस प्रकार से नापा करें, तो आपको पता चलेगा कि आपके मुंह के साइज़ का जो खुलना है वो किस प्रकार से धीरे धीरे कम हो रहा है। चाहे गुटखे वाले हों, शराब वाले हों, बीड़ी सिगरेट वाले हों, ये सब लोग इस प्रकार से अपने आप को नाप सकते हैं, क्योंकि कैंसर कभी भी आ सकता है। और गुटखे, बीड़ी, शराब और इन सारी चीज़ों का सेवन करने वालों को तो ज़्यादा वो पकड़ता है और ज़्यादा जल्दी उनके पास कैंसर जो है सर्वाइव कर पाता है। तो ये अपने जो मुंह को है इस प्रकार से, कितनी उंगलियां आपके मुंह में जा रही है, पूरा मुंह खोल के उस मुंह में उंगली डालें, 4 उंगली, 4 जा रही है, 3 जा रही है, कितना जा पा रही है उसको आप नापें, ताकि आपको पता चले कि समस्या आने वाली है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल मुहाने पर जब आपकी समस्या आ जाए, जब कैंसर आ जाए, तब आप उसके लिए निकले और इलाज करने के लिए। बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है कि जो ऐसे समय पे आके पता चलता है जब उनके पास समय नहीं बचता है, क्योंकि कैंसर समय नहीं देता है। मेरे साथियों से, आप मेरे भाइयों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि गुटखा आज ही छोड़ें, और अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो कम से कम अपने आने वाली जो आपकी जो विपदा है उसको प्रतिदिन नापते रहें अपने हाथ से, अपने मुंह को, कितना मुंह आपका खुल पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।